हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आज से हम इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और ध्यान रखना, आपने इतिहास पढ़ा होगा, अनेकों बुकों से पढ़ा होगा, क्योंकि मार्केट में कई बुकें अवेलेबल है। लेकिन हम जो इतिहास पढ़ेंगे ना, ध्यान रखना, इसमें 95% जो फैक्ट रहेंगे वो एनसीईआरटी से रहेंगे। या ये मानकर चलो कि आप जो इतिहास पढ़ रहे हो वो किससे पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो नो बकवास, सीधा स्टार्ट करते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे अपन, इतिहास के बारे में। तो हो गया अपना स्टार्ट इतिहास। क्या हो गया, इतिहास। तो सबसे पहले अपन इतिहास शब्द से ही स्टार्ट करते हैं कि जो इतिहास शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर बना है, किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या होता है और इतिहास का अर्थ क्या होता है, क्या इसका अर्थ है, क्या परिभाषा है, कौन मतलब वो व्यक्ति था जो इसका जनक कहलाता है। ठीक है, तो सबकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अर्थ की। तो देखो, इतिहास जो है ना, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, 3 शब्दों से। सबसे पहले मैं चर्चा करूं तो पहला है इति। क्या है, इति। और दूसरा है हा, और तीसरा आस। तो 3 शब्दों से मिलकर ये क्या बना हुआ है। पहला है इति, ओके, दूसरा है हा और तीसरा है आस। अब चर्चा करते हैं कि इति क्या होता है। ठीक है, क्या इति क्या होता है। तो ध्यान रखना, इति की अगर मैं बात करूं, इति, तो इति का अर्थ होता है इस प्रकार। इति का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार। इति का अर्थ होता है इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, इति का अर्थ होता है इस प्रकार। और आगे चर्चा करूं तो ध्यान रखना, हा का अर्थ होता है वास्तव में, वास्तव में, वास्तव में। हा का अर्थ क्या होता है, वास्तव में। और इति का अर्थ होता है इस प्रकार। और आज की अगर बात करूं तो आज का अर्थ होता है किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का, किसी घटना का घटित होना, घटित होना। तो ये हो गया अर्थ। क्या हो गया, अर्थ किसका, इतिहास का। तो ध्यान रखना, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 इति, नंबर 2 हा और नंबर 3 आस। और इसका अर्थ क्या निकालोगे आप, क्या निकलेगा इसका अर्थ, इन तीनों को जोड़ दो कि इस प्रकार वास्तव में जो चीजें हुई हैं या जो घटनाएं हुई हैं उनका घटित होना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये हो गया अपना अर्थ। और चर्चा कर लें कि परिभाषा क्या है। देखो, परिभाषा की अगर बात करूं ना, तो अपनी भाषा में, जो नॉर्मली भाषा में अपन बोलते हैं परिभाषा, इस भाषा में मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ध्यान रखना, अतीत का अध्ययन। किसका, अतीत का अध्ययन। अतीत मतलब जो गुजर चुका है। ठीक है, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास। अतीत का अध्ययन ही कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास मतलब ऐसा जो बीत चुका हो, है ना, जो बीत चुका हो, जो भूतकाल है हमारा, पास्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब चर्चा करते हैं, ये परिभाषा हो गई। देखो परिभाषा वगैरह कंपटीशन की दुनिया में ये पूछेगा, ये तो समझ लो नामुमकिन जैसी बातें हैं, लेकिन जानना फिर भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें समझते हुए चलना है, ना कि रटते हुए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जनक की बात करें, जनक कौन है इतिहास के। तो ध्यान रखना, इतिहास के जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस ये इतिहास के क्या हैं, जनक हैं। अब इनके जन्म की बात करूं तो देखिए, लगभग 484 बीसी में, मतलब बीसी मतलब क्या होता है, एडी मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना, बीसी के अगर बात करें तो ये हम हिंदी में जिसे ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो लगभग 484 बीसी में, ठीक है, 484 बीसी में इनका जन्म माना जाता है कि ये एशिया माइनर में, ठीक है, एशिया माइनर में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में जो देश है ना, तुर्की, कौन सा, उसने नाम चेंज कर लिया टर्की ने, उसका नाम हो गया तुर्की। तुर्की में एक जगह है बोडरस,
बोर्ड रस। अभी जो इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि ये वर्तमान के बोर्ड रस में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 484 BC में, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये ही हमारे इतिहास के क्या हैं? जनक हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हेरोडोटस। अब देखो और चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखना इतिहास में किन चीजों को पढ़ा जाता है ये भी तो जरूरी है। तो ध्यान रखना इतिहास में किन चीजों को पढ़ा जाता है या किन विषय वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इतिहास में। कहां? इतिहास में किन वस्तु मतलब किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? किस विषय वस्तु का क्या अध्ययन किया जाता है? तो ये बता दे रहा हूं मैं कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हम अध्ययन करेंगे। या ये मान लो कि किसी भी विषय वस्तु को इतिहास में शामिल होने के लिए किन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, जो पहला है वो है किसी भी वस्तु का मानव जीवन से या मानव जीवन से संबंधित घटनाओं से उसका संबंध होना। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं मानव जीवन या मानव से संबंधित घटनाओं से जुड़ा होना। घटनाओं से जुड़ा होना। समझ पाए हो या नहीं? देखो इतिहास में जुड़ा होना उन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करे। ठीक, या मानव जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं या उसके परिवेश को लेकर है या उसके राष्ट्र को लेकर है। ठीक है, उसके जीवन से संबंधित कोई भी घटनाएं हैं उन सभी से संबंधित होना इतिहास में शामिल करा सकता है। तो पहली चीज तो ये हो गई मानव जीवन या मानव जीवन से संबंधित घटनाओं से जुड़ा होना। दूसरा ये है कि जो भी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध होना। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका क्रमबद्ध होना। ऐसा नहीं कि कोई एक घटना है जिसका आगे या पीछे का कुछ पता नहीं है उसे हम इतिहास में शामिल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई भी घटना है तो उसका एक प्रॉपर क्रम होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कहां से हुई, एंडिंग कहां हो रही है, तो ये सब चीजें उसमें होना जरूरी है। और अपन आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना इतिहास में उन विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनके साक्ष्य हों। ठीक है, ऐसे विषय जिनके साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके साक्ष्य मौजूद हैं। अब कई लोग कहोगे कि सर व्हाट इज दिस साक्ष्य तो इनकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं कि ये साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य क्या होते हैं। देखो साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो साक्ष्य क्या है? साक्ष्य जिसे अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सबूत है क्या? सबूत। ठीक है, तो ध्यान रखना साक्ष्य की अगर बात करें तो ये क्या हो गया? सबूत हो गया। समझने के लिए बता रहा हूं, ये सबूत ही होता है। तो देखो साक्ष्य की मैं बात करूं तो साक्ष्य क्या होता है? किसी घटना का होने का प्रमाण। किसी घटना या ऐसा लिखो किसी घटना के होने का प्रमाण क्या कहलाता है? साक्ष्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? साक्ष्य। तो सुनो अब
क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अपन डिवाइड कर लेंगे कि ये जो साक्ष्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो मैं यहाँ प्रकार लिख दे रहा हूं, प्रकार कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन? साक्ष्य के बारे में। 3 प्रकार। तो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। देखो, नंबर 1 मैं यहां लिख दे रहा हूं। नंबर 1 अगर बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य। क्या? पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य हो गया। नंबर 2 की चर्चा करें। नंबर 2 पहला हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। और नंबर 2 की अगर बात करूं, नंबर 2 की, तो ध्यान रखना नंबर 2 पे आ जाएगा अपना, नंबर 2 पे आ जाएगा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण क्या आ जाएगा? विदेशी विवरण। तो नंबर 1 पे क्या आ गया अपना? पुरातात्विक साक्ष्य। नंबर 2 पे आ गया विदेशी विवरण। और नंबर 3 पे आ जाएगा साहित्यिक साक्ष्य। कैसा? साहित्यिक। तो साक्ष्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला पुरातात्विक, दूसरा विदेशी विवरण और तीसरा साहित्यिक साक्ष्य। अब इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है, और जो विदेशी विवरण हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, और भी देखते हैं कि जो साहित्य हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये बेसिक सी चीजें हैं, है ना। तो अब हेडिंग लगाओ, सबसे पहले हेडिंग लगाओ। क्या लगानी है? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या हेडिंग लगानी है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य। देखो, सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें ना, तो इसमें ज्यादातर अभिलेख आते हैं। क्या आते हैं? अभिलेख। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये अभिलेख क्या होते हैं, तो सुनो ध्यान से। अभिलेख, इसमें ज्यादातर क्या आते हैं? अभिलेख। यहां लिख दे रहा हूं मैं, अभिलेख। क्या आते हैं इसमें? अभिलेख। तो अभिलेख क्या है? किसी ठोस सतह पर उत्कीर्ण किन्हीं अक्षरों या चित्रों का अंकन ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। तो ध्यान रखना किसी ठोस सतह पर उत्कीर्ण शब्द या चित्रों का शब्द या चित्रों का अंकन क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। तो ये समझ गए। ठोस सतह, देखो किसी भी विषय वस्तु को अभिलेख होने के लिए ठोस होना जरूरी है। अब देखते हैं कि ये अभिलेख में क्या क्या आता है, ठीक है। अभिलेख में क्या क्या आता है, तो देखो सबसे पहले चर्चा करते हैं अभिलेख में। तो पहले नंबर पर आ जाएगा अपना क्या? स्तंभ लेख। क्या आ जाएगा? स्तंभ लेख। पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? स्तंभ लेख, ठीक है। अब स्तंभ क्या होता है? स्तंभ लेख की चर्चा करें तो ध्यान रखना, स्तंभ लेख कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखो, ये एक कोई खंबा हो गया, ठीक है, ये कोई खंबा हो गया। अब उस खंबे पर, ठीक है, उस खंबे पर किसी प्रकार की अगर लिखावट है, तो वो क्या कहलाता है? स्तंभ लेख कहलाता है। ध्यान रखना, है ना। उल्टा कमल बना होता है इस पर, तो इसकी चर्चा अपन डिटेल से करेंगे, है ना। यहाँ पर एक पशु का अंकन होता है। क्या होता है? पशु का अंकन होता है। तो इसकी तो अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी समझ लो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है अपना क्या? स्तंभ लेख। समझ गए क्या है स्तंभ लेख? तो लिख लो, किसी
अपनी भाषा में लिख ले रहे हैं, किसी भी खंबे पर, किसी भी खंबे पर उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? स्तंभ लेख। अब और देखते हैं कि और इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो दूसरा नंबर आ जाएगा शिलालेख। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? शिलालेख। अब कहोगे सर शिलालेख क्या होता है? तो देखो, शिला का अर्थ क्या होता है मुझे ये बताओ ना पहले तो। शिला मतलब क्या? शिला मतलब चट्टान। तो ये कोई चट्टान वगैरह है, ठीक है, बड़ी सी चट्टान है। इस चट्टान पर कुछ लिखवा दिया, ये मैंने कुछ लिखवा दिया, तो ये क्या बन गया? एक शिला पर, चट्टान मतलब शिला, उस शिला पर क्या बना दिए गए? लेख बना दिए गए ना। तो ये कहलाते हैं क्या? किसी शिला पर, यही कहलाते हैं शिलालेख। किसी शिला पर, किसी शिला, तो शिला को मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूं चट्टान। क्या लिख दे रहा हूं? चट्टान, जिससे आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। किसी शिला पर उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? शिलालेख। उत्कीर्ण लेख शिलालेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब देखो बहुत से स्तंभ लेख हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। बहुत से शिलालेख मिले हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। और बहुत से गुहा लेख भी मिले हैं, ध्यान रखना। अब तीसरे पर नंबर पर देखते हैं गुहा लेख क्या है। क्या? गुहा लेख। गुहा लेख। अब गुहा मतलब क्या होता है? आपकी भाषा में लिख दे रहा हूं। गुहा मतलब होता है कैब, गुफा। क्या होता है? गुफा लिख दे रहा हूं तो आसानी समझ में आ जाए, गुफा। तो ध्यान रखना, ये मान लो कोई गुफा है, ये मान लो कोई गुफा का द्वार है, यहां से अंदर से ये गुफा है, कोई जैसी भी है, यहां पर कोई पहाड़ी वगैरह है। तो यहां पर इतने एरिया को क्या करवा दिया जाता था? सपाट करवा दिया जाता था, और इस पर क्या है? लेख लिखवा दिए जाते थे, ठीक है। तो मतलब जो गुहा है वो कैसे भी हो सकती है, मैं समझने के लिए आप कैसे बना दे रहा हूं मैं। तो सामने क्या करवा दिए जाते थे? इन पर कुछ लेख लिखवा दिए जाते थे, और इनके अंदर, गुहा के अंदर, गुफा के अंदर जो दीवार होती ना, उस पर भी लेख लिखवा दिए जाते थे। तो चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वो गुफाएं हैं, और किसने लेख लिखवाए, कब लिखवाए, कहां पर है, किस नदी के तट पर है, बहुत सारी चीजें है ना। तो गुहा लेख किसे कहते हैं? किसी गुफा या कंदरा के, किसी गुफा या कंदरा के द्वार अथवा दीवारों पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण लेख कहलाते हैं गुहा लेख। यहां तक उम्मीद करता हूं कि समझ गए हो गुहा लेख। देखो अभी आपको शायद ये बोरिंग लगे, क्योंकि आपके दिमाग में बचपन से यही डाला गया है ना कि हिस्ट्री बोरिंग है। टेंशन ना लें, बोरिंग नहीं होने दूंगा। अभी इन शब्दों का अर्थ समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि दोबारा इनका अर्थ मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री इतनी ज्यादा है कि उसे टाइम लगेगा, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा डीप पढ़ाऊंगा। तो इसलिए ध्यान रखना, किसी गुफा या कंदरा के द्वार अथवा दीवारों पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या कहते हैं? गुहा लेख कहते हैं। और अगर अपन चर्चा करें तो ध्यान रखना, इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं, जैसे नंबर 4 आ जाएगा अपना ताम्रपत्र। क्या? ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र आ जाएगा। फिर उसके बाद और भी आ जाएंगे, मृद भांड आ जाएंगे, मृद भांड। अब कईयों के लिए शायद ये शब्द नया हो, तो मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मृद भांड मतलब क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं, ध्यान रखना। तो ताम्रपत्र आ जाएगा, मृद भांड आ जाएंगे, ठीक है। और भी आ जाएंगी, जैसे कि प्रस्थिति, क्या बोलते हैं? परिस्थिति बोलते हैं शायद, ठीक है, हाँ, शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है मुझे। परिस्थिति, जो भी पढ़ते हुए इसे, परिस्थिति, तो ये क्या कहलाते हैं? परिस्थिति। परिस्थिति, 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 परिस्थि
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? परिस्थिति, परिस्थिति। ठीक है, अब ये क्या होती है? देखो, अब इसकी चर्चा करें तो देखो, कोई राजा है तो उसका कोई भी संबंधी है, प्रजा है, उसका सेनापति है वगैरह, उसके बारे में कुछ अच्छे कृत्य या कुछ बुरे कृत्य लिखवाते, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, ठीक है, अच्छे कृत्य या बुरे कृत्य के बारे में बताता है तो वो कहलाता है परिस्थिति। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे, ये क्या हो गया अपना परिस्थिति। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे मैं कुछ और चर्चाएं आपसे साझा करता हूं। तो चलिए देखते हैं, साहित्यिक स्रोत की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्य से संबंधित रहेंगे ये साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब दो भागों में बांटा गया है तो नंबर वन पे आ जाएगा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य नंबर 1 पे आ जाएगा, धार्मिक साहित्य। ठीक, और नंबर 2 पे आ जाएगा धर्मेत्तर। क्या आ जाएगा? धर्मेत्तर, जो धर्म से संबंधित नहीं है वो साहित्य। तो अब इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। देखो, धार्मिक साहित्य की बात करें तो देखो, ये धर्म को, मतलब धर्म के बारे में बताते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है? रामायण है, महाभारत है, ठीक है, रामचरितमानस वगैरह है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हिंदू धर्म में कौन सा है? रामायण, ठीक है, महाभारत वगैरह है, महाभारत, ठीक है। और भी है, मुस्लिम धर्म में कुरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरान हो जाएगा। और ईसाई वगैरह में बाइबिल, ठीक है, बाइबिल। तो विभिन्न धर्मों में विभिन्न जो धार्मिक ग्रंथ है ना, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो मैं आदि लिख दे रहा हूं, इतने में आप सब आसानी से समझ जाओगे, है ना। तो इतने में आप आसानी से समझ जाओगे। अब इसके आगे चर्चा करते हैं कि धर्मेत्तर साहित्य क्या है। धर्मेत्तर साहित्य, तो ध्यान रखना, धर्मेत्तर साहित्य वह साहित्य ये अपने काम के, क्योंकि देखो ये अपने अपने धर्म को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। ठीक है, कोई किसी भी धर्म का हो, मैं बुराई नहीं कर रहा, मगर ये अपने अपने धर्म को क्या बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो बाकी वह धर्मेत्तर क्या है? ये धर्म से संबंधित नहीं होते, तो धर्म से जो परे हैं उनको धर्मेत्तर कहा जाता है। तो वह साहित्य, ठीक है, वह साहित्य जो धर्म की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, नहीं करते, उन्हें धर्मेत्तर कहा जाता है। धर्मेत्तर कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मैं यहां पर एक दो उदाहरण लिख दे रहा हूं, जैसे कि अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र है ना, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई है, तो उसमें आ जाएगा अर्थशास्त्र, आ जाएगा अर्थशास्त्र आ जाएगा, और जो राज तरंगिणी है वो भी आ जाएगी। तो इनकी चर्चा अपन और डिटेल में करेंगे। राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी। तो ऐसी कई ऐसी कृतियां हैं जो धर्मेत्तर हैं, मतलब वो किसी धर्म की बात नहीं करती, वो किसी अन्य, मतलब किसी राज दरबार या किसी पर्टिकुलर विषय पर चर्चा करती हैं, वो किसी धर्म की चर्चा नहीं करती। तो ये हो जाएंगे अपने साहित्यिक स्रोत। अब इसके बाद अपन चर्चा करते हैं विदेशी विवरण। क्या है? विदेशी विवरण। ये सेकेंड नंबर था अपना। थर्ड नंबर पे आ जाएगा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण की अगर बात करूं तो भारतीय इतिहास में बहुत से ऐसा समय आया, मतलब बहुत सा समय ऐसा रहा है जब विदेशों से कई यात्री आए हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, फायान हो गया, इब्न बतूता हो गया, निकोलो डी कांटी हो गया। ठीक है, तो कई लोग आए हैं, तो उनके बारे, मतलब उनने जो लिखा है, ठीक है, उनने जो लिखा है वो विदेश चले गए बाद में। तो जो उन्होंने लिखा है, जो बुक उनकी विदेश में चली गई, या विदेश की कुछ, मतलब उसकी ये मान लो फोटो कॉपी टाइप की भारत में रह गई, तो कुछ ना कुछ विवरण तो मिलेगा ना उसमें। ठीक है, तो वो भी हमारे इतिहास को दर्शाता है। तो यहाँ पर मैं एक दो व्यक्तियों के नाम लिख दे रहा हूं, जैसे कि
चीनी यात्री फाहियान हैंसोंग फाहियान, क्या फाहियान, ठीक है, हैंसोंग जो भी है, बोलते नहीं बन रहा है ना। फिर उसके बाद और बात करें तो इब्न बतूता है, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता है। फिर उसके बाद अपना निकोलो डी कांटी हो जाएगा, निकोलो डी कांटी हो जाएगा, ठीक है, निकोलो डी कांटी हो जाएगा। आदि बहुत सारे ऐसे मतलब विदेशी यात्री हैं जिनका विवरण मिलता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैं कितने लिखवाऊं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अपन देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा है ना। फुल एनसीईआरटी से चलेंगे, एनसीईआरटी को आधार मानकर हम सारा अध्ययन करेंगे, तो दिल से अध्ययन कीजिए। किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कीजिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।